नमस्कार। आज हम एच.एल. आहूजा एसचंद की पुस्तक उच्चतर आर्थिक सिद्धांत के अध्याय 1 आर्थिक सिद्धांत तथा दुर्बलता की समस्या अध्याय के भाग 1 को कवर करेंगे, जिसमें एडम स्मिथ तथा मार्शल की परिभाषाओं का परिचय दिया गया है। अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक सिद्धांत की विषय वस्तु के विषय में अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद रहा है। समय समय पर अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अनेक परिभाषाएं की हैं। एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं, ने अर्थशास्त्र को राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, कहा है। अर्थात एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। अतः एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्री अपने सिद्धांतों में इस बात का परीक्षण करते हैं कि मनुष्य धन का उत्पादन तथा उपभोग किस प्रकार करते हैं। अर्थात आर्थिक सिद्धांत धन विषयक नियमों का प्रतिपादन करता है। एक और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने धन के उत्पादन तथा उपयोग की अपेक्षा धन के वितरण पर अधिक बल दिया। उसके विचारानुसार अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या उत्पादित धन अथवा राष्ट्रीय आय के भूस्वामियों, श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में वितरण संबंधी नियमों को निर्धारित करना है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा धन के अध्ययन पर अधिक बल देने से अर्थशास्त्र के विषय में कई भ्रामक विचार उत्पन्न हो गए। इससे यह समझा जाने लगा कि आर्थिक सिद्धांत मनुष्य को धन अथवा मुद्रा से मोह करने वाला व्यक्ति बतलाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य धन संपदा तथा आर्थिक शक्तियों को बढ़ाना है। इसलिए कार्लाइल और रस्किन जैसे प्रसिद्ध अंग्रेज लेखकों ने अर्थशास्त्र को कुबेरपंथ तथा घृण्य विज्ञान कहकर इसका अनादर किया। परंतु अर्थशास्त्र मनुष्य को धन से मोह अथवा उसकी पूजा करना नहीं सिखाता है, न ही उसे यह स्वार्थी और कृपण बनाता है। वास्तव में अर्थशास्त्र में धन से अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जो मनुष्य के जीवन निर्वाह का साधन है। अर्थात मनुष्य द्वारा धन अर्जन और उसका इच्छुक होने का तात्पर्य है उसका अपनी जीवन निर्वाह की आधारभूत समस्या का समाधान करना। और इसलिए यदि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य अपनी जीविका की समस्या किस प्रकार हल करता है, तो इसमें कोई निकृष्ट अथवा नीच बात नहीं है। परंतु अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, इससे हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं में धन को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जो कि ठीक नहीं है। अर्थशास्त्र को केवल धन का विज्ञान कहकर मनुष्य की उपेक्षा की गई। यही कारण है कि एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र में मनुष्य और उसके आर्थिक कल्याण पर बल दिया। वास्तव में धन केवल एक साधन मात्र है और मनुष्य का कल्याण साध्य है। धन साधन नहीं, धन साधन इसलिए है क्योंकि उसके उपभोग व उपयोग से मनुष्य के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। अर्थात धन के उपयोग से मनुष्य की संतुष्टि होती है। अतः धन की तुलना में साध्य अर्थात मनुष्य का कल्याण अधिक महत्वपूर्ण है। मार्शल ने ठीक ही कहा है कि अर्थशास्त्र एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। अतएव धन अर्थशास्त्र में धन की तुलना में मनुष्य को अधिक महत्व दिया जाता है। मनुष्य का स्थान प्रधान है और धन का गौण। धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मनुष्य के भौतिक कल्याण पर बल दिया
और अर्थशास्त्र की इस प्रकार से परिभाषा की। अर्थशास्त्र जीवन की साधारण दिनचर्या में मानव के कार्यों का अध्ययन है। यह व्यक्ति तथा समाज के कार्यों के उस भाग की समीक्षा करता है जो सुख व कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मार्शल की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जो वह जीवन की साधारण दिनचर्या में करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी साधारण दिनचर्या में आय अर्जित करने तथा उसका उपभोग करने में लगा रहता है। अतएव मार्शल की अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य किस प्रकार और आय कमाता है तथा उसका उपयोग किस प्रकार करता है। इसके अतिरिक्त मार्शल की परिभाषा में वर्णित सुखी जीवन के लिए आवश्यक भौतिक कल्याण से स्पष्ट होता है कि उसने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मनुष्य के भौतिक कल्याण पर बल दिया है। अतएव मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण के केवल भौतिक भाग से है। अभौतिक कल्याण से इसका कोई संबंध नहीं है। मनुष्य के भौतिक कल्याण से अभिप्राय उस संतुष्टि से है जो उसको भौतिक वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होती है। मार्शल के अतिरिक्त कई अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों जैसे कि पीगू, केनन, वेवरिज आदि ने भी अर्थशास्त्र को मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन कहा है। परंतु एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने भौतिक कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र की कटु आलोचना की और एक नवीन और वैज्ञानिक परिभाषा दी जिसे अधिक समय तक उपयुक्त और श्रेष्ठ माना जाता रहा है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्स की परिभाषा को भी अर्थशास्त्र की सही और उपयुक्त परिभाषा नहीं मानते। इसलिए हम पहले रॉबिन्स द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा की आलोचनात्मक विवेचना करेंगे। उसके पश्चात हम अर्थशास्त्र की कुछ आधुनिक परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।